अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी में खुश आमदीद। आपका होस्ट बिनियामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, जो आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। हम इनसे जानेंगे कि ये मुख्तसर टाइम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यके बाद दीगरे दौरे क्यों करने पड़ रहे हैं, और इसकी जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो ईरान और अफ़गानिस्तान और अमेरिका तीन ट्राईपार्ट एक एंगुलर बना हुआ है, जिससे मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। सऊदी अरब में जो रिफाइनरीज पे अटैक हुए हैं वो, और फिर अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है कि जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ मिलके ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो तहदीदी कार्रवाई करे। नाज़रीन, ये सारी बात आज हम मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब से जानेंगे कि इनफैक्ट रियलिटी है क्या, और ये सब क्या होने जा रहा है, और ये खित्ते में एक नई जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे एक नई कशमकश और एक नई जंग का ख़तरा पैदा हो गया। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले मुझे ये थोड़ा बताएं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने यके बाद दीगरे दौरा किया है और आज वो मौजूद हैं वहाँ सऊदी अरब में, तो ये आप क्या ज़रूरत क्या पेश आई इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो इमरान खान साहब का दौरा है, ये कश्मीर के हवाले से दोबारा एक दोस्त जो ममालिक हैं उनके यहाँ एक और सफारती आगाही के हवाले से, उनका मोटिवेशन के हवाले से है। देखें, एक चीज़ यहाँ पर जो आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि खित्ते का आपने नाम लिया, तो थोड़ा सा इसका पस मंज़र है, ज़रा थोड़ा सा मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि आज से चंद महीने पहले, कोई ज़्यादा नहीं, चंद महीने पहले हमने ये सुना, हमने देखा भी कि यहाँ पर खित्ते पर अमन की बातें शुरू हुई जब अमेरिकन ने अपनी नाकामी को तस्लीम किया और फिर उन्होंने सरेंडर होकर तालिबान को मज़ाकरात की टेबल पे आने की दावत दी, जिसमें हमने देखा कि पिछले दिनों में जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी वहाँ पर थे, तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके साथ इस बारे में बड़ी तवील कह सकते हैं या बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई इस हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा करने का वादा भी किया, और उसके ऊपर हमने देखा कि तालिबान के मज़ाकरात टेबल पर भी आए। फिर अचानक से एक चीज़, उस अमन के मज़ाकरात को सुबराज करने के लिए, इस खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए एक शैतानी जुनूनियत को हमने देखा जब 5 अगस्त को अचानक जो दहशतगर्दी के रूप में एक मोदी सरकार ने उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्ज़े की कोशिश की। जब 370 ख़त्म किया गया, 35A जो आर्टिकल था उसको रिमूव किया गया किसी सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से, ये सबसे बड़ी ये साजिश है इस खित्ते के अमन को सबूताज करने के हवाले से। यही वो कड़ी है कि आज कश्मीर में मेरे ख्याल को 45 दिन के करीब होने को हो चुके हैं, और उसके अंदर एक कर्फ्यू और एक गैर कानूनी, जिसे हम कह सकते हैं कि जेल खाना, उसे बना दिया गया है और लोगों को महसूर कर दिया गया है उनकी अपने ही घरों में, उनकी अपनी ही आबादी में। और यही वो वजह है कि यहाँ से वो सिलसिला जो था, चिंगारियाँ बनती कहीं शोला बनने के खदशात की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि दोनों ममालिक वो एटमी ताकत रखते हैं। अभी ये सिलसिला जारी था, और जो इमरान खान साहब का जो दौरा है वो जो सऊदी अरब के हवाले से वो पहले तयशुदा था। मसलन आप कह सकते हैं कि इज़हार के 27 तारीख को जनरल असम्बली में यूएनओ में उन्होंने एक ख़ताब करना है, और ये उसी की कड़ी के हवाले से उन्होंने इस बात का इंतखाब किया कि अपने तमाम दोस्त, जो करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ कुछ मशावरत की जाए या उनके साथ उनको एतमाद में लिया जाए कश्मीर कॉज के ऊपर। लेकिन उस दौरे से कुछ रोज़ पहले, अब मसलन एक दो रोज़ पहले की बात है कि जब सऊदी अरब की जो हसास तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया मिसाइलों से और ड्रोन हमलों से। अब ये एक इस खित्ते में उन ख़तरात की शिद्दत को इजाफ़ा देने वाली बात है, उन जलते हुए शोलों को हवा देने वाली बात है कि इन हालात में जहाँ पर पहले दो आदमी ताकतें अपने आमने सामने खड़ी हैं, और वहाँ पर एकदम से एक ऐसा
हमला जो कि सऊदी जो उनकी तनसीबात है जिसको उन्होंने शदीद नुकसान पहुँचाया है कि उनकी जो पेट्रोलिंग की जो तरसील है वो आधी रह चुकी है। इतना शिद्दत नमा वो धमाका था, ये इतना शिद्दत नमा उसके ऊपर वो जो हमला था जिसको यमन के हौसियों ने तस्लीम भी किया, उन्होंने जश्न भी मनाया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मिसाइल यहाँ पर आए थे ये ईरानी साख्त के बने हुए थे। अच्छा, अब कहाँ से आए, वो उड़े कहाँ से? अगर हम देखें तो वहाँ पर जो अड्डे हैं इराक में वो तो अभी भी अमेरिकन के कब्ज़ों में हैं। तो कैसे वो चले, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, उसकी उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और एक तरफा फौरी तौर पर इधर हमला हुआ और उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये चिंगारी भड़कती है तो ये इब्तदा होगी तीसरी जंग अजीम की तरफ, अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि जनूबी एशिया का अमन तो पहले ही मोदी के जो दहशतगर्दाना अज़ाइम हैं उन्होंने उसको दाव पे लगा रखा है। और खलीज में अगर ये नफ़रत का जो बीज है इसको हवा मिलती है तो फिर इसमें ब्लॉक होने को जो तीसरी जंग अजीम की हम बात करते हैं उसमें शायद ब्लॉक बन जाएं। ब्लॉक से मुराद ये है कि शायद इसमें चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, शाम और कतर ये एक साइड पे होगा और दूसरी साइड पे पॉसिबिलिटी है बरतानिया, सऊदी अरब और फ्रांस और मतलब ये शायद पाकिस्तान को आप ब्लॉक में बैठा देखते हैं। देखें, पाकिस्तान के हवाले से हम पाकिस्तान तो खुद इस वक्त अपने मसाइल में इसलिए उलझा हुआ है कि उसे उसकी शाह रग जो है वो दुश्मन के नरगे में है और दुश्मन ने उस शाह रग के ऊपर जो वार किया है उसका वजूद जो है वो ख़तरे में है। ख़तरे में है इसलिए है कि जब तक वो उसके लिए उसके उन जाबराना अज़ाइम को से निबर नहीं लेता तो उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है यकीनन ये खिते का जो अमन है, ये हमारे इस्लामी मालिक बरादर हैं, इसमें बड़ी हिकमत शनासी के साथ, फहम फरासत के साथ हमारे काबरीन को देखना पड़ेगा कि एक तरफ सऊदी अरब है, वो भी हमारे दोस्त ममालिक, इस्लामी दोस्त ममालिक हैं, ईरान के साथ भी हमारे दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो ये जो साजिश जो इस वक्त बीजी जो बोई जा रही है इनके महरक़ात को देखना पड़ेगा बिन्यामीन साहब। महरक़ात क्या है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकन बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम ईरानी कम्युनिटी के ऊपर लगा, ईरानी स्टेट के ऊपर लगा दिया उन्होंने डिनाई किया। देखें, अगर ये जंग हो जाती है, मैं एक बात बताऊं आपको, जंग के लिए मजबूत असाब की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात यह है। और ईरान इस वक्त मजबूत असाब में मौजूद है। वो क्यों है कि उसने 40 साल की पाबंदियों को देखा है, उसने 40 साल की पाबंदियों में अपने आप को जंग के माहौल में रहकर परवान चढ़ाया है। इसका मतलब कि वो उसका आदी हो चुका है। देखना सिर्फ ये है कि सऊदी अरब के शायद हो सकता है उनके भी काबरीन इस बात को अंडरस्टैंड करते हो कि ये जो तीसरा मुल्क जो उनके करीब है वो है इसराइल। यानी यकीनन वो इसमें खित्ते में एक वो भी शैतान की हैसियत ही रखता है। वो भी यहाँ पर उसकी भी ये ख्वाहिश यही है कि इनके अंदर ऐसा एक ब्लॉक बना दिया जाए जहाँ से जंग का सिलसिला शुरू हो। असल में मामला क्या है? मामला यही है बिन्यामीन साहब, वो जो साम्राज्य कुव्वतें हैं वो आज भी दूसरों के वसाइल पर नज़रें जमाई रखी हैं और यहाँ पर कश्त खून का जो बाजार गर्म कर कर दूसरों के वसाइल पर काबज़ होना चाहती हैं। और यही सबसे मतलब जो इस वक्त जो जंग ये है ये वसाइल की भी है। अच्छा, इसमें आपने जैसे पूछा कि मतलब पाकिस्तान का इसमें जो इम्पोर्टेंस क्या होगी, यकीनन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो मेरे नज़दीक बहैसियत एक मुस्लिम होने के नाते या बहैसियत एक इंसान होने के नाते या बहैसियत पाकिस्तानी होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि हमारा किरदार बड़ा निस्बत होना चाहिए सऊदी अरब में और ईरान में। हम उनमें एक ऐसा पुल का किरदार अदा करें जिसमें दोनों फ़रीक़ैन को बैठकर अपने मामलात को किसी न किसी तरीके से समेटने का। और साहब आपने दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तान दो कंट्रीज़ के दरमियान बीच का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अब कुव्वत तीसरी अंदर आ चुकी है और जो अपरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़ाहरी चीज़ें, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे जिस तरह इराक़ को एक साजिश के तहत निशाना बनाया गया और वहाँ तहस नहस कर दिया गया, ये लग रहा है कि दोबारा ये ईरान को निशाना बनाने के लिए उस तरह के हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। सर, मैं
हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये बताएं कि भारत और सऊदी अरब बहुत क्लोज टाइज हैं, उनके बिजनेस रिलेशन चल रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की हुई है एक दूसरे कंट्रीज़ में। तो अब पाकिस्तान तो खैर इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की उससे यही है कि हम इमदाद ले रहे हैं, दे नहीं किसी को रहे, और कोई ऐसा मासवाए हमारे पास एक मजबूत आर्मी के और कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जिसका इंप्रेशन हो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। तो इस वक्त जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान भारत को छोड़ के पाकिस्तान के साथ क्यों कर खड़ा होगा? वो ऑलरेडी कश्मीर इशू के ऊपर कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान का मसला है, बीच में हमें इंटरवीन नहीं करना। तो वो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमारे साथ हमारे इश्यूज़ के ऊपर खड़ा होगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, सऊदी अरब ने हमें पिछले दिनों में 3 बिलियन का कर्जा भी दिया था, फिर उसकी वो जो पेट्रोल के हवाले से भी 3 बिलियन का जो उसका सिलसिला था वो जुलाई से मेरा ख्याल है शायद वो भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारे उनसे मफादात जो हैं वो मुआशी हवाले से वाबस्ता हैं इसमें। और इसमें भी जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 75 अरब से भी डॉलर की जो ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब रिफाइनरी में इंडिया के साथ उसकी माहदे भी हो चुके हैं और उसका सिलसिला भी उनके साथ है, उसके साथ रिलेशन भी हैं। लेकिन एक बड़ी बात हमने हमेशा आपके प्रोग्राम में आपने भी और हमने इस बात को बड़ी ईमानदारी से इस बात को डिबेट में लेकर आए हैं कि यकीनन हमारे दोस्तों के हमारे साथ कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन ये कश्मीर की जो जंग है ये पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने ही लड़ी है। ये हमारी शारक का, ये हमारी सलामती का मसला है। इसमें हम दूसरों से ये तवक्कात नहीं कर सकते कि वो किसी ना किसी तरीके से खुलकर हमारे साथ खड़े हो जाएं। देखें, अगर बड़ी माज़रत के साथ अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम दूसरे ममालिक की तो बात को छोड़ दें, बहैसियत नेशन अगर हम अपने पाकिस्तान की दाखिली जो सियासत है अगर उसको ही थोड़ा सा देख लें, या जो दाखिली जो अमूर हैं अगर हम थोड़ा सा उसको एक लम्हे के लिए ज़रा डिस्कस कर लें। देखें, कश्मीर से सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, चाहे अपना पख्तूनख्वा हो, कोई भी सूबा हो, उसका उसके साथ शारक कहने का मतलब ये है कि सिंध से अगर कश्मीर से जो दरिया निकलते हैं, अगर किसी ना किसी तरीके से इंडिया उसके ऊपर काबज़ होकर उसका रुख मोड़ दे तो ये पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी ये फ़र्द नहीं कह सकता, चाहे वो बलोची है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पख्तूनख्वा का रहने वाला है, वो यूनानिमस में समझूंगा कि कश्मीर के हवाले से तमाम अफराद जो हैं वो लसानियत को भूल चुके हैं और वो बहैसियत एक नेशन यहाँ पर मुत्तहिद हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि इस कॉज के लिए यहाँ पर यकजहती के साथ दूसरों को पैगाम दिया जाए। लेकिन मैं जो आपको बात इस तमाम तमहीद के बाद जो बात करना चाहता हूँ कि आज भी हम वहाँ पर तो रियासती दहशतगर्दी होती है। अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर एक स्टेट दहशतगर्दी कर रही है उन मजलूमों के ख़िलाफ़ जो अपने हक़ की बात करते हैं, जो अपनी अखलाकी आज़ादी की बात करते हैं, जो कानूनी आज़ादी की बात करते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ऐसे शख्स को जो इसने करप्शन की है या जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं, अगर उसको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी अदारे उसको हिरासत में ले ले या उसे पूछ खींच कर ले तो यहाँ पर सिंधु देश की आवाज़ आती है, यहाँ पर सराइकी देश की आवाज़ आती है, यहाँ पर वो लोग पख्तून देश की बात करते हैं। अब मुझे ये उनसे ये सवाल है, हम रियासत के उन जिम्मेदारों से भी ये एक सवाल है कि चलें करप्शन के ऊपर हाथ ढीला से ही कानून नहीं ना से ही कोई हाथ पड़ गया, ज़ाहिर कानून के मुताबिक काम करना है। ऐसे उन अफराद के ख़िलाफ़ जो खुलम खुला यहाँ पर रियासती सलामती के ख़िलाफ़ बरक्स अपने बयानात देते हैं, क्या उसे अवाम के दिल मजरूह नहीं होते? क्या उसे कश्मीर काज को नुकसान नहीं पहुँचता? क्या उसे हमारी जो कौमी यकजहती है उसके अंदर दरार नहीं आती? क्या ये मौका है? वहाँ पर तो रियासती स्टेट कर रहा है, वहाँ पर जो टेररिज्म फैला रहा है वो स्टेट फैला रहा है। यानी कि उसके बरक्स अगर यहाँ पर कुछ ऐसे चंद अफराद जो यहाँ पर अक्सरियत के ऊपर गालिब हैं, जो अक्सरियत के ऊपर गालिब आकर
अपनी ये बात सरेआम करते हैं, मीडिया में बैठकर करते हैं, तो रियासी उन अदारों को जो इस पाकिस्तान की सलामती के जामन है, जो पाकिस्तान का आइन है, क्या उसमें उनको सजा नहीं मिलती? क्या उनकी पकड़ नहीं है कि इस हवाले से उनका कला कमा किया जाए, उन आवाज़ों को बंद किया जाए जो कौम को तकसीम करें? ये हमारी हमें सबसे पहले दूसरों के पास जाने से पहले अपनी दाखिली पोजीशन को बेहतर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वो जो कौम यूनानिमस इकट्ठी हो रही है, उसके लिए जिनके पेट में मरोड़ यहाँ पर भी आ रहे हैं और बैरूनी कुव्वतों के अंदर भी आ रहे हैं, हमें उनके ऊपर भी निगाह रखनी पड़ेगी। बिनियामीन साहब, आज उन स्टेट के अदारों को जहां पर हम समझते हैं कि इस वक्त हम अपनी वजूद और सलामती की बका की जंग लड़ने के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, और इन हालात में उन लोगों का ये बात सरेआम करना, मीडिया के सामने बैठकर करना, क्या इतने ही कमजोर हैं हमारे अदारे? क्या हमारे कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि उन लोगों के ऊपर हमारा हाथ या शिकंजा पड़ सके, उनको ये सजा मिल सके जो कौम के जज्बात को मजरूह करते हैं, जो कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो बैरूनी कुव्वतों के नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं? देखें, घोड़की में यहाँ पर सिर्फ इमरान खान का वहाँ पर जो अभी 27 सितंबर को जो जनरल असम्बली में खिताब है, उससे पहले घोड़की में अकलीतों के साथ बिल्कुल प्लानिंग के साथ उनके साथ जो अपना किया जा रहा है, यह भी उनकी ही अज़ाइम को तक़वियत देने के बराबर है। इसके लिए मैं ये ज़रूर अब कहना चाहता हूँ अपने उन तमाम इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसे वफादारी निभाने का हलफ लिया हुआ है, उन तमाम पार्लियामेंटेरियन से जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका ओथ ले रखा है कि उन लोगों का मुहासबा किया जाए। वो इतने बड़े नहीं हैं, वो इतनी अक्सरियत में नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें जो हमारे अंदर जो छुपी काली भेड़ें हैं उनको अब बेनकाब करने का वक्त आ चुका है, उनको मजीद बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल पैदा हुआ है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा और वो पल तोड़ रहा है कि किसी वक्त भी सऊदी अरब एग्री करे और हम ईरान के ऊपर अटैक करें। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और तीसरा जो हमारा इत्तेहादी है अमेरिका, जिससे मिलके हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी सो कॉल सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, हमें किस ब्लॉक में अब इस वक्त बैठना चाहिए? जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है 2 ब्लॉक इसमें बनने ही बनने हैं, तो हमें पाकिस्तान को कहाँ बैठना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं अभी बिल्कुल आप भी शायद ऐसा ही समझते हैं, ज़ाहिर आपको एक क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कोई हमें फाइनेंस नहीं किया, एक पार्टनरशिप थी। जो दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि हमने दूसरों की जंग में अपना सब कुछ गवा लिया और फिर भी हमारी कदर ना हुई। हमने यहाँ पर अपने 80,000 से ज़ायद शहरियों को शहीद करवाया और उससे भी ज़ायद ऐसे ज़ख्मी हैं जो मफलूज हुए, जो अपनी जो ज़िंदगी से बिल्कुल एक बेड पर पड़े हैं, और उससे भी ज़्यादा हमने बिलियंस डॉलर्स का यहाँ पर अपना माली नुकसान भी उठाया। उसके बावजूद भी हमारी उन जो हकीकी कुर्बानियों को सराहा नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये देखें, एक बात मैं आपको बहसियत एक स्टूडेंट होने के हवाले से मेरा अपना एक तज़िया है, कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है। देखें, हर बंदे की अपनी एक सोच है। मैं जो समझता हूँ कि अमेरिकन मैशियत जो है ना इस वक्त, वो भी डामाडोल है। वो अपने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी वो जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में उसको नाकामी का सामना है, उसकी वजह से उसकी जो मैशियत है वो बिल्कुल कंगाल के होने के बराबर है, और वो अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। उसकी जो प्रोडक्ट क्या है, सबसे बात देखें, जिसकी जो प्रोडक्ट होगी वो उसकी ही तशहीर के लिए कोशिश करेगा। चाहे अगर किसी की चाय की अपना कंपनी है तो वो उसकी मशहूरी करेगा कि मेरी चाय को ख़रीदा जाए, इसको पिया जाए। किसी की दूध की है तो वो दूध की करेगा। इनके पास सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इनकी प्रोडक्ट है ना, तो वो है असला। ये किसी ना किसी तरीके से अपनी उस डूबती मैशियत को इन ओछे हथखंडों से उसको संवारना चाहते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अमेरिका ने जो बिलियंस डॉलर लेकर वहाँ पर एक सिस्टम इंस्टॉल करवाया था वो एंटी मिसाइल का, उसने काम क्यों नहीं किया? कोई मिसाइल ऐसी चीज़ तो नहीं जो सेकंड में आके गिरेगी।
वो निकला होगा, वो हवा में तैर रहा होगा, वो आ रहा होगा, फिर जाके अपना उसने जो निशाना है, जो उसका टारगेट है, वहाँ पर आके गिरा होगा। तो ये एक सवाल है, ज़ाहिर है हम बहैसियत एक स्टूडेंट के लिए सवाल करते हैं कि भी आया वो जो अरबों डॉलर का वहाँ पर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया गया था, वो पैसे किधर गए, वो मिसाइल ने क्यों, वो सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया, ये सोचना पड़ेगा। वैसे भट्ट साहब एक बात है कि पाकिस्तान के पास जदीद असलहा भी मौजूद है और विजिलेंस करने वाली चीज़ें भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हम अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसका बड़े अच्छे तरीके से दिफा कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, और इवन दुश्मन को आज तक ये नहीं पता चल सकता वो हम कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये सऊदी अरब हमसे क्यों हेल्प लेता है ये अपनी इस तरह की जो अहम तनसीबात है उनको महफूज बनाने के लिए? इसकी भी एक अपना पस मंज़र है, कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर डिबेट करेंगे। मसलन ऐसी जो कुव्वतें हैं, जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, जो पपेट होते हैं, जो उनके ऐसी कुव्वतों के, फिर वो उनके आलाकार बन के रह जाते हैं। फिर जब वो उनके हाथ से निकलने की बात करते हैं तो फिर वो निकल नहीं पाते। ये एक चीज़ें हैं, ये एक लंबी डिबेट है। जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम स्पेशल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी दिन ये भी डिबेट रखते हैं, जिसके ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कि हमें याद है कि एक दफ़ा जब अटैक हुआ था खाना काबा के ऊपर, उस वक्त भी पाकिस्तानी फौजों ने जाके वो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो दिल हैं वो उन मदीना मुनव्वरा की अजीम जो सरजमीन है उसके साथ धड़कते हैं, और हम कश्मीर और या अपनी अजीम हस्तियों की जो सरजमीन है उनको कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं कर सकते। लेकिन वही वाली बात है कि इसके लिए यकीनन एक डिबेटफुल, ये एक छोटी सी बात से शायद हम नाज़रीन को ना समझा पाएँ, इसके लिए एक मुकम्मल डिबेट रखेंगे। लेकिन फिल्म का ये बात मैं फिर आपको उसी तरफ, जो आपका जो पहला सवाल था जी, पाकिस्तान को किस ब्लॉक में बैठना चाहिए? पाकिस्तान को क्या सऊदी ब्लॉक या ईरानी ब्लॉक, हमें किस तरफ जाना? देखिए, मेरे नज़दीक बहसीत मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मुल्क हमारी दाईं आँख है और दूसरा बाईं आँख है। हमें मिलत के हवाले से यहाँ पर यकजहती का सबूत देना पड़ेगा और बड़ा ज़िम्मेदाराना फ़ैसला करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले ये किसकी कारस्तानी है, ये किसकी शरारत है, सबसे पहले तो हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और इसके हक़ाइक़ 9/11 की तरह बंद किताबों में नहीं होने चाहिए। इसके हक़ाइक़ इराक़ की तरह वो जो अपना केमिकल वेपन्स की तरह बंद किताबों में नहीं होने चाहिए। ये खुली डिबेट में आने चाहिए ताकि मिल्लत को इस बात को समझने का मौका मिले। देखिए, ईरान ने डिनाई किया है, और ऐसा मैं नहीं समझता कि ईरान जो है अगर उसने डिनाई किया है तो हमें यकतरफा उसकी तरफ कूद जाना चाहिए। हमें डिमांड करनी चाहिए और दोनों फ्रीकैन के दरमियान हमें सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। हाँ, अगर किसी जगह पे हम समझते हैं कि इसका तयन हो जाए कि शरारत कहाँ से हुई है और कहाँ से ये मज़ाइल छोड़े गए हैं, फिर उसके बाद इसका फैसला करना चाहिए। जी, दुरुस्त फरमाया कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए और उसके बाद जो भी ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान किस तरफ इस वक्त जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब जो है वो एक साइड पे खड़े हैं और तीसरा जो फ्रीक है वो इस वक्त ईरान है। बहरहाल, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया कि हमारे लिए दोनों ही नहायत अजीज़ हैं। हमें ईरान भी अजीज़ है, सऊदी अरब भी अजीज़ है। बहुत सेंसिटिव इशू है ये। हम वापस 9/11 वाली पोजीशन पे आ चुके हैं। हमें इस वक्त फ़ैसला करना है, सेंसिबल तरीके से फ़ैसला करना है, रिस्क मिटिगेशन करनी है चीज़ों की, और हमें वो करना है जो पाकिस्तान के और मिल्लत के फेवर में हो। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। हम नहायत मशकूर हैं आरिफ भट्ट साहब के कि वो तशरीफ़ आए। और नाजरीन, आप हमारे चैनल मुहिब वतन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हम आपको देते रहेंगे। हर जो नया इशू है उसके ऊपर हम आपको एक जो तबसरा होता है अपना, न्यूट्रल तबसरा, न्यूट्रल एनालिसिस आपको देते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान और अपने मेहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मुहिब वतन टीवी। नाज़रीन, एजुकेशन का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हस्बे वादा अब्बास रशीद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका भी।
नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था, आपने डिमांड की थी, हमने कहा था कि हम ज़रूर करेंगे। रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर प्रोग्राम हमने करने का आपसे वादा किया था। लास्ट हमने प्रोग्राम किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिसर्च टॉपिक यानी तहकीक का अनवान। तहकीक का अनवान क्या होता है, इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, इसका रिसर्च में किरदार क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम सर से पूछेंगे तफसीलन। सर, हमें थोड़ा ये बताएं कि तहकीक यानी अनवान या रिसर्च टॉपिक ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामिन साहब, टॉपिक की अगर बात की जाए तो रिसर्च में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो एकेडमिक रिसर्च में वो समझ लें कि टॉपिक की होती है। और ये टॉपिक जो है वो एक रिसर्चर की डायरेक्शन सेट करता है कि उसने कौन सी चीज़ें किस डायरेक्शन में देखनी है। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही होती है उसमें यानी कि रिसर्च टॉपिक से पहले ही जो है वो रिसर्च डोमेन जो है वो रिसर्चर को डिसाइड करना होता है। यानी कि रिसर्चर मीडिया एंड फॉरेन पॉलिसी में काम करना चाहता है, रिसर्चर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में काम करना चाहता है, रिसर्चर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काम करना चाहता है। तो टॉपिक सिलेक्शन से पहले अगर हम ये कहें कि अगर वो अपना डोमेन क्लियर कर ले, तो अक्सर जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भाई टॉपिक तो बात की बात, आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, फिल्म पर काम करना चाहते हैं, ड्रामास पर काम करना चाहते हैं, आप किस डोमेन में जो है वो काम करना चाहते हैं? जब वो एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद जो है कोशिश ये की जाती है कि भाई इसकी डोमेन किस किस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे जो है वो एक्सप्लोर हुई है। इसके लिए रिसर्चर को रीड आउट करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो जो सुपरवाइज़र है उसको हेल्प आउट करता है और उसको बताता है कि भाई आप जो हैं फ़लाँ लिटरेचर को स्टडी करें, आप जो हैं फ़लाँ वेबसाइट जो है या फ़लाँ जर्नल जो है उसके एब्स्ट्रैक्ट देखें, उसका इंडेक्स देखें, ताकि जो है कोई पता चले कि आप जिस डोमेन में ये काम करने जा रहे हैं उस डोमेन को पहले कितने लेवल पर या कितने पहलुओं से एक्सप्लोर किया जा चुका है। ये ना हो कि भाई आप वही रिसर्च कर बैठे हैं जो ऑलरेडी दुनिया में कहीं हो चुकी है। तो यहाँ सिर्फ एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ जो टॉपिक जब फाइनल किया जाता है तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि एक जो सेट पैटर्न चल रहा है उसी सेट पैटर्न के मुताबिक ही नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। जबकि बिन्यामिन साहब, दुनिया में ये प्रैक्टिस जो है वो दम तोड़ चुकी है। यानी कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं तो रिसर्च जो है वो बेसिकली जो हमारे ब्रेन है इसके दोनों हेमिस्फेयर का काम होता है। यानी कि जो राइट हेमिस्फेयर है उसने भी देखना होता है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसने भी देखना। यानी कि हमारा जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो बेसिकली क्रिएटिविटी पर फोकस करता है और जो राइट हेमिस्फेयर है जो माइंड का वो बेसिकली जो है वो कहने के रैशनल अप्रोच की तरफ लेकर जाता है, वो रैशनैलिटी को देखता है। तो ब्लेंड ऑफ बोथ जो है। तो हमारे यहाँ जब टॉपिक पर बात आती है तो हम क्रिएटिविटी जो है उसको बिल्कुल निगेट कर देते हैं और हम बड़ा रैशनल लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बात टॉपिक हमें जब देखे जाते हैं तो पता चलता है कि यार एक ही तरह के पैटर्न पर टॉपिक आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ जो है नहीं निकली। तो मैं यही कहूँगा कि टॉपिक को जब रिफाइन किया जाए तो क्रिएटिविटी को भी मद्देनजर रखें। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने जो भी रिसर्च करनी है पहले आपका डोमेन क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या रिसर्च करने जा रहे हैं, तब उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ओके सर, ये तो तहकीक में इनवान यानी टॉपिक सिलेक्शन था। अब सर हमें थोड़ा ये बताएं कि जो रिसर्च टॉपिक का इंतखाब है वो किस तरह करना चाहिए, उसमें क्या क्या पहलू स्टूडेंट को सामने रखने चाहिए? अच्छा, दो चीज़ें तो पहले
बहुत क्लियर होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो एरिया या वो डोमेन जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उसमें टॉपिक सेलेक्ट ना करे स्टूडेंट। दूसरा, जो लोकली कन्फाइंड है, लोकली कन्फाइंड का मतलब है जो एक ख़ास एरिया के ऊपर टॉपिक आ जाता है, वो किसी एक ख़ास लोकेशन, यानी फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठा हूँ तो यहाँ मुख्तलिफ टाउन्स हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं मॉडल टाउन पर रिसर्च करना चाहता हूँ, उस एरिया के लोगों पर, या मैं जौहर टाउन के लोगों पर करना चाहता हूँ, तो इसमें आपको पहले में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर व्यू पढ़ना पड़ेगा, और वो जो प्रोपोर्शन सेट किए जाते हैं हमने रिसर्च प्रोजेक्ट में, उसमें लिटरेचर व्यू का पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, जो लोकली कन्फाइंड होगा वहाँ पर लिटरेचर व्यू बहुत ही कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आपका वो लिटरेचर व्यू वाला जो है चैप्टर जो है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉपुलर ना हो और जो लोकली कन्फाइंड ना हो। एक और बात जो अक्सर हमारे यहाँ मीडिया में स्टूडेंट गलती कर बैठता है, वो ये गलती होती है कि जो बड़ा रिसेंट कोई इवेंट हुआ है ना, वो चाहता है कि जी क्योंकि वो बड़ा डिस्कस हो रहा होता है तो वो कहता है जी मैं इसी के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो भी समझ लें कि जो रिसेंट होता है टॉपिक उसके ऊपर तो वैसे लिटरेचर नहीं मिलता, तो आप उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे, या आप फिर किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बैकग्राउंड में जाएंगे और उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को लेकर आप आगे की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ सिर्फ मैं एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, जब हम थ्योरी बेस्ड टॉपिक की तरफ जाते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है ना बेंजामिन साहब, वो थ्योरी से रिलेट होके चलता है, वो फिर टॉपिक की उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो थ्योरी की उस डायमेंशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है जिससे वो टॉपिक लिंक कर रहा होता है। तो ये बहुत ही, यानी कि अगर हम वेरिएशन की बात करें तो ये वेरिएशन होती हैं, यानी कि दुनिया में बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं कि जो मेथडोलॉजी से स्टार्ट हो जाती, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट हो जाती है। हमने एक सेट पैटर्न बना दिया है, और मेरे ख्याल में ये जो सेट पैटर्न है कि ये इंट्रोडक्शन होगा, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर लिटरेचर व्यू होगा, तीसरा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, मेथडोलॉजी, फिर डेटा फाइंडिंग, एनालिसिस और सो एंड सो कंक्लूजन तक, इसने रिसर्चर को जो है ना वो कहने के बड़ा ही, वो कहने के जकड़ के रखा है, जिसकी वजह से उसकी वो कह लेना कि क्रिएटिविटी, उसकी अपनी अप्रोच जो है वो हमें रिसर्च में नज़र नहीं आती। हमें लगता है कि सेट पैटर्न के ऊपर हम पिछले 25-30 साल से वो रिसर्चेज करवाते जा रहे हैं। अलावा और तरीका क्या है कि स्टूडेंट उस सेट पैटर्न से हट के काम करे? जी, रिसर्चर जो है उसके साथ साथ सुपरवाइज़र को भी पढ़ना चाहिए, और सुपरवाइज़र को ये देखना चाहिए कि कौन सी वेरिएशन आ रही हैं, और क्योंकि यहाँ पर ना सुपरवाइज़र भी एक हद तक उसकी पोजीशन लिमिटेड हो जाती है जब उसके ऊपर जो है सुपरवाइजरी एक कमेटी बनी होती है, जिन्होंने ये तय करना होता है कि ये इस प्रोसेस से निकल के प्रपोजल एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ठीक है, तो ये यानी कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से अपने आप को इम्प्रूव करने का रुझान ही ख़त्म हो गया। यानी हम जब एक मरतबा डॉक्टरेट कर लेते हैं तो हम फिर सोच लेते हैं कि इसके बाद हमने पढ़ना नहीं, लेकिन वो लोग जो मुसलसल इन टच रहते हैं डेवलपमेंट के साथ, वो लेटेस्ट जो कह लें कि अप्रोचेस के साथ, वो फिर अपने स्टूडेंट को जो है वो उस तरफ लेकर आते हैं, और वो स्टूडेंट एक नई चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, नहायत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन अभी जारी है, अभी यहाँ हुआ टाइम एक ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर, और पिछले प्रोग्राम में अब्बास रशीद भट्ट साहब नहायत मुफीद और प्रैक्टिकल मालूमात हमें फ्राहम कर रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे कि रिसर्च क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि रिसर्च का मकसद जो होता है वो तहकीक होता है और किसी चीज़ के बारे में हक़ाइक़ जानना होता है, और अगर हम मार्केट रिसर्च की बात करें तो उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है और क्या चीज़
सेल होनी चाहिए, किस तरह सेल होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा ये बताएंगे, ये जो पाकिस्तान में रिसर्च का कॉन्सेप्ट है वो क्या उसी स्पिरिट के साथ है जिस तरह इंटरनेशनली ब्रांड जो है वो रिसर्च को लेके चलते हैं साथ? बेनियामिन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। मुझे एक मरतबा मेरे टीचर ने कॉल की और मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर के ऊपर 7 क्वेश्चन थे और वो मज़ेदारी बात है कि वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर का लेटर था। उसमें रिसर्च बेस्ड 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे टीचर ने कहा कि अब्बास यार ये ज़रा तुम्हारी फील्ड है, इसके ज़रा आंसर दे दें। मैंने उनसे पहला सवाल किया कि सर इनके आंसर के आपने उनसे क्या कितने पैसे मांगे? तो उन्होंने कहा कि अब्बास कोई पैसा नहीं मांगा। मैंने कहा सर अगर आप इनसे कोई पैसा लिए बगैर इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो कौन लोग मेरे पास आके रिसर्च करवाएंगे ना। तो उन्होंने कहा एनी हाउ, वो मैंने उस वक्त जो है वो कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जो एडवर्टाइज़र है उसके एकेडमिक्स के साथ लिंक्स हैं। अच्छा, वो बजाय जो एजेंसीज़ हैं, जो रिसर्च बेस्ड इदारे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी ले, वो उन लिंक्स को यूटिलाइज़ करता है और वो एकेडमिक लेवल पर उन लोगों को टच करके कहते हैं जी फ़लाँ प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना अगला थीसिस करवा दें। और वो जो एकेडमिशियन हैं वो रिसर्च करवाने के बाद उसकी फाइंडिंग उसी एडवर्टाइज़र को भिजवा देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, वो उसे होता क्या है कि विदाउट एनी कॉस्ट तो उनके पास चले जाती हैं। वो जो एकेडमिशियन है वो उनसे कोई और फ़ायदा ले रहा होता है और जो एडवर्टाइज़र है वो बग़ैर पैसों के इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। तो ये एक जो है ना बड़ा एक मामला सा चल रहा है। बाहर की दुनिया में एक ज़रा मुख्तलिफ सा एनवायरनमेंट है। वहाँ कोशिश ये की जाती है कि जो एडवर्टाइज़र है वो एकेडमिशियन से लिंक करता है, रब्ता करता है, कांटेक्ट करता है और उनको कहता है कि ये आप फ़लाँ डोमेन में रिसर्च करवा दें। जो भी लोग इसको रिसर्च करेंगे हम उनकी रिसर्च को फंड करेंगे या जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे हम उसको स्टिपेंड देंगे। तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री का और एकेडमिक्स का एक बड़ा ही अच्छा जॉइंट वेंचर है। बजाय इसके कि आप विदाउट एनी कॉस्ट बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज़र को दें, मैं ये कहूँगा कि भाई आप स्टूडेंट का फ़ायदा करें। फंडेड प्रोजेक्ट्स उसी वक्त आपके पास आएंगे जब आप एक स्टैंड लेंगे एकेडमिक्स लेवल के ऊपर कि ये इंफॉर्मेशन विदाउट पेनी आपने जो है ना वो इंडस्ट्री को नहीं देनी। तो फिर इंडस्ट्री वाले जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या सेठ जो हैं, वो मजबूर हो जाएंगे जब उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी बेनियामिन, तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो उसको पे करेंगे और मेरे ख्याल में फिर एक बड़ा हेल्दी सा एनवायरनमेंट बन जाएगा। दूसरी बात ये है, जो रिसर्च हो रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो प्योर साइंसेस में हो रही है, वो सोशल साइंसेस में हो रही है, वो यानी कि वो सारी की सारी रिसर्च जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो रही है। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ये है कि जो सिंध की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है वो पंजाब की यूनिवर्सिटियों में होने वाली रिसर्च हो सकता है सेम हो, लेकिन ड्यू टू गैप, ड्यू टू वो कह लेंगे लैक ऑफ लिंक्स, पता ही नहीं है कि भाई अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में कौन सी रिसर्च हो रही है फ़लाँ डिपार्टमेंट में और पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़लाँ डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च होती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कहते हैं लेवल ऑफ सुपरवाइज़र रह जाता है कि सुपरवाइज़र पॉइंट आउट कर दे कि नहीं ये टॉपिक नहीं करना, ये तो कराची में हो रहा है। सारी यानी कि हम पिछले 20 सालों से रिसर्च की फील्ड में एक ही जगह पर खड़े हैं। हाँ, ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है कि जो रिसर्च पेशावर यूनिवर्सिटी में हो रही है वही जो है वो कोयटा यूनिवर्सिटी में हो रही है। जब तक इन यूनिवर्सिटियों का आपस में लिंक नहीं होगा, स्टूडेंट जब टॉपिक सेलेक्ट कर रहा होगा तो उसको पेशावर यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है, उसको कोयटा की यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है और फिर उसमें वो ये तय करेगा कि अच्छा ये रिसर्च तो हो चुकी है, मैं इसके ऊपर चलूँ। तो फिर जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिसर्च होगी
तो फिर जो है एडवर्टाइज़र जो है उसको भी नई फाइंडिंग्स नज़र आएंगी और वो भी कहेगा कि हाँ नई डायरेक्शन का मुझे पता नहीं है, पुरानी का तो पता है, तो नई डायरेक्शन के लिए वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, नहीं तो वो प्राइवेट अदारों के पास जाएगा कि रिसर्च की जाए। सर अब माशाल्लाह रिसर्च का एक बड़ा इदारा चला रहे हैं मैक्लहन, आप उसके CEO हैं। जो नए रिसर्च में आने वाले लोग हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें कि ये फील्ड किस तरह की है, इसको एज प्रोफेशन चूज़ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि रिसर्च तो नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान में कोई इतना स्कोप नहीं है, जैसे पहले भी आपने फरमाया। जी बिन्यामिन, थोड़ा सा मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बयान करने की कोशिश करता हूँ कि 2005 में मैंने मैक्लुहान मीडिया रिसर्चिंग सेंटर लाहौर में कायम किया। मैंने तकरीबन 125 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उसमें, मीडिया ग्रुप्स थे उसमें, एड एजेंसीज थी उसमें, उन सबको लेटर्स लिखे और उनको मैंने कहा कि ये मैक्लुहान नाम का एक अदारा है, तो ये फ़लाँ जगह पर आप रिसर्च बेस्ड असिस्ट कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थी, उसमें इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन थी, उसमें डेटा एनालिसिस था, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। आपको हैरत होगी बिन्यामिन के 2005 में मुझे सिर्फ 2 अदारों से जो है वो फीडबैक आया, यानी 125 में से सिर्फ 2 अदारे थे। एक तो वो अदारा मेरा कह लें कि मदर इंस्टीट्यूशन था, GC यूनिवर्सिटी, और ज़ाहिर अब GC यूनिवर्सिटी बन गई, उस वक्त GC कॉलेज था, और एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर थी। अच्छा, यानी कि इसी दौरान जो है मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो मिला। वो प्रोजेक्ट बेसिकली था, ये कस्टमर ट्रेंड्स था बेसिकली कि KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट जो है उन पर जो ये जो विज़िट करते हैं, तो लाहौर में कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ के लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं। तो ये एक सोशियोलॉजिकल सर्वे था। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात, मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि इन बड़े जो हैं फूड चेन्स हैं, इसमें जो मोस्टली जो विज़िट करते हैं वो इंटीरियर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि सबसे कम जो हैं वो डिफेंस के लोग थे, उसके बाद जो हैं वो मॉडल टाउन के लोग थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं लाहौर के। अच्छा, ये उस वक्त जो है वो मेरे लिए हाईली पेड जो है वो प्रोजेक्ट था, और इसने मुझे हौसला दिया कि नहीं, स्कोप है। दूसरी बात ये है कि जो रिसर्च है ना बिन्यामिन, ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, ये एक पैशन है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो शौक़ तो रखते हैं कि सर हमने रिसर्च करनी है, वो रिसर्च में पैसा भी कमाना नहीं चाहते, कमाना चाहते हैं, लेकिन उनका एप्टीट्यूड नहीं। अच्छा, जो जिनका एप्टीट्यूड है उनका इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया रिसर्च में 2 ट्रैक कर दिए गए, एक रिसर्च ट्रैक है, एक प्रोफेशनल ट्रैक है। अच्छा, जो प्रोफेशनल ट्रैक के लोग हैं उनका फोकस नहीं है रिसर्च का, क्योंकि उन्हें पता है हम ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में मौजूद हैं, एक स्टेबल पोजीशन पर मौजूद हैं, हमें शायद उस तरह की रिसर्च जो है ना सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्योरली रिसर्च ट्रैक में आते हैं, तो उनको वो जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, वो जस्ट दे वांट टू गेट डिग्री। तो वो जो है ना वो कहते हैं कि बस MPhil इन मैस कम्युनिकेशन डिग्री मिल जाए बस, तो हमें पढ़ना भी ना पड़े और रिसर्च भी ना करनी पड़े। एक स्टूडेंट जो है वो जिसका एप्टीट्यूड भी होता है, जिसका इंटरेस्ट भी होता है, वो आता है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि वो कहते हैं कि जी मैंने ये जो स्क्रीन है, टेलीविज़न जो है, ये सर इसके ऊपर आना है, तो मैं इसको कैरियर नहीं बनाना चाहता, वो मैं स्क्रीन के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मेरे ख़्याल में जब तक जो है वो रिसर्च जो है अप्लाइड है या एकेडमिक है, जब तक
हमारा यहाँ पर एक मजाज नहीं बनेगा कि इसको हम सपोर्ट करें। मेरे ख़्याल में उस वक्त तक जो है ना, बाकी जो है मैंने 2005 से आज तक 2019 से कभी अपने अदारे को एडवर्टाइज़ नहीं किया, ठीक है, ना ही हमने कहीं कोई वेबसाइट बनाई। लेकिन 2005 से 2019 तक कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ना हो। तो मेरे ख़्याल में स्कोप बहुत है, पैसा भी बहुत है, ना सिर्फ कह लें कि प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं, अगर आपको रिसर्च आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको पे करते हैं। तो फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन अगर सीख के इसके ऊपर काम किया जाए तो मेरे ख्याल में आप पैसा भी कमा सकते हैं। व्यूअर्स, आपने सुना कि रिसर्च की फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर किसी को मीडिया रिसर्च आती है तो वो बिल्कुल इस फील्ड में आ सकता है। नाज़रीन, आपको छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। हम एमए कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ हमें जो रिसर्च के टीचर थे वो हमें डेली कहते थे आके कि अगर आप में से कोई मीडिया रिसर्च कर सकता है, कोई मीडिया रिसर्च का एक्सपर्ट है, तो आइए मैं उसको अच्छे पैकेज पे नौकरी दिलवाता हूँ। तो हमारा ख्याल था कि रिसर्च तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो आज पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल रिसर्च बहुत डिफरेंट है हमारे जो एकेडमिक रिसर्च या हम जो थ्योरेटिकल रिसर्च पढ़ते हैं उससे। तो रिसर्च में बहुत बड़ा स्कोप है। नाज़रीन, आज हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया रिसर्च का। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम चैप्टर वाइज आपको जो है इसके ऊपर गाइडलाइन देंगे। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत और अपने मेहमान अब्बास रशीद भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मुहिब्बे वतन टीवी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुहिब्बे वतन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान बिन्यामिन शौकत। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये अनाउंस किया था कि हम एक नया तालीमी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के माहिरीन को स्टूडियो में बुलाएँगे और स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए तालीमी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ऑन एयर करेंगे। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अब्बास रशीद भट्ट साहब। सर, आपको हम स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, हम इस सिलसिले में सबसे पहला जो हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो है मीडिया रिसर्च। मीडिया रिसर्च में अब्बास रशीद भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दरस व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी 3 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते रहे और ज़ाती मसरूफियत की बिना पर वहाँ से छोड़ दिया। जिनमें आपको बताता चलूँ कि अब्बास रशीद भट्ट साहब अब तक फील्ड रिसर्च के 88 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। आप 14 से ज़ायद PhD स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे चुके हैं और सैकड़ों MA और MPhil के स्टूडेंट्स के थीसिस कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर सीक्वेंस वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएंगे और हम वक्तन फ़वक्तन स्टूडेंट्स के लिए वो प्रोग्राम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि रिसर्च मैथडोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट है और इस प्रोग्राम का मकसद इस मुश्किल सब्जेक्ट को आपके लिए आसान तरीके से बयान करना है। अब्बास रशीद भट्ट साहब का जो तरीका बयान है वो आप देखेंगे इंतहाई सादा और समझाने वाला है, जिससे स्टूडेंट बड़ी आसानी से बात समझ जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल क्वेश्चंस जो रिसर्च के बारे में स्टूडेंट के जहन में आते हैं, वो हम आज का प्रोग्राम उस सिलसिले में करेंगे। यानी रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च की डिफरेंट काइंड्स क्या हैं, रिसर्च के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले अब्बास रशीद भट्ट साहब से अर्ज़ करूँगा कि सर हमारे स्टूडेंट्स को ज़रा ये बताएं कि रिसर्च है क्या, रिसर्च क्यों की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिन्यामिन शौकत साहब का मैं मशकूर हूँ और मुहिब्बे वतन टीवी चैनल का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए तहकीक के मौजू को कोशिश करेंगे हम कि भाई इसके ऊपर आम फहम लफ्ज़ों में जो है वो बात की जाए, ताकि जो BS लेवल का स्टूडेंट है या MS लेवल का स्टूडेंट है उसको बातों की समझ आए। अच्छा, जिस तरह बिन्यामिन साहब ने बात की कि स्टूडेंट लाइफ में उनको रिसर्च जो है वो बड़ी मुश्किल लगती थी, तो आज भी फीलिंग जो है वो स्टूडेंट के यहाँ वो यही है कि जब वो रिसर्च का लफ्ज़ सुनते हैं तो वो समझते हैं कि ये कोई बड़ी मुश्किल सी कोई चीज़ है और बड़ी मुश्किल सी कोई बात है। लेकिन जहाँ तक
इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग इन एकेडमिक्स। सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट को जब वो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ नहीं होते, उनमें चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती, उनकी कोई बेस नहीं होती, तो फिर वो चीज़ों को उनके लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है कि जिनको रिसर्च की थोड़ी बहुत समझ है वो कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट को इतना कंफ्यूज कर दें और वो जो बहुत ही आसान सी चीज़ है वो मुश्किल तरीन हो जाए। अब मैं एक फोरम में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक PhD स्कॉलर थे, बल्कि PhD इन फ्रॉम पाकिस्तान। तो जब उनसे डेफिनेशन के बारे में पूछा गया कि यार रिसर्च क्या है, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात हुई जब उन्होंने कहा कि रिसर्च का मतलब है रिसर्च। और मुझे अफसोस हुआ कि यार एक शख्स PhD करने के बाद जब रिसर्च को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, तो उसने अपने स्टूडेंट को क्या डिफ़ाइन करना है और वो स्टूडेंट को क्या अंडरस्टैंडिंग देनी है। ओके, मैं यानी कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च को अगर हम कहें इन अ वेरी सिंपलेस्ट फ्रेज़ कि इट्स अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी ऑफ फिनोमिनन। सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मतलब है कि जब हम चीज़ों को सिस्टमैटिकली चेक करते हैं तो हम उसको रिसर्च कह सकते हैं। और सिस्टमैटिक के लिए ज़रूरी है कि हम जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करें। सेट रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेटा कलेक्शन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेटा एनालिसिस होते हैं। जब हम सिस्टमैटिक इंक्वायरी में जाएंगे तो फिर यही होता है कि भी जिस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का सलूशन हम लेने जा रहे हैं, तो ये देखना होता है कि अप्रोप्रिएट जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है वो क्या है, और इस डेटा कलेक्शन में अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस क्या है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम सुपरवाइज़र के पास स्टूडेंट जाते हैं, तो ख़ास तौर पर मीडिया रिसर्च में, तो वो जब सुपरवाइज़र से पूछते हैं कि सर हमने रिसर्च करनी है तो हम क्या करें, तो वो सुपरवाइज़र जो है उनको कहते हैं जी अच्छा इस तरह करें कि आप 6 माह के जो है ना अखबारात का एनालिसिस कर लें, या आप जो है ना 2 माह के TV प्रोग्राम का एनालिसिस कर लें, तो ये आपका जो है ना वो रिसर्च हो जाएगी, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। जब वो इस तरफ जाते हैं तो वो जो क्वेश्चन मार्क है कि बे वाई आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑफ 6 मंथ ऑफ न्यूज़पेपर, तो वो उनके बिल्कुल जहन में नहीं होता कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है तो वो फिर सुपरवाइज़र के पास आते हैं कि सर हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, तो सर हमें बताएं कि ये थ्योरी कौन सी लगेगी। अच्छा, वो टीचर जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता देता है कि जी ये फ़लाँ थ्योरी लगा लें। वो थ्योरी जो है इस तरह लगाई जाती है, वो इतनी एब्सर्ड होती है, मजाक खेज़ होती है कि जब वो हमारे पास रिव्यू के लिए आता है तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि इस थ्योरी की रेलिवेंस ही नहीं थी इस डेटा कलेक्शन में, या जो प्रॉब्लम जो है उसने आइडेंटिफाई की उसको एड्रेस करने में ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करनी है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले स्टूडेंट को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की क्लैरिटी हो कि इस फिनोमिनन को वो किस एंगल से देख रहा है और इस एंगल से देखते हुए उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब तक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होता बिन्यामिन साहब, उस वक्त तक जो है वो आप कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो बजाय कि स्टूडेंट डेटे की तरफ जाएं फौरी तौर पर, या वो चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करें या लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाएं, तो मैं समझता हूँ तो सबसे पहले जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर सुपरवाइज़र जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही एसेंशियल हो जाती है कि वो स्टूडेंट को गाइड करे कि भाई इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को जो है वो पढ़ा जाए। हमारे यहाँ ये है कि कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा डेटा कलेक्ट कर ले
तो उसके बाद जो है रिसर्च प्रोसेस की तरफ चले। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी यूके से जो है वो पीएचडी स्कॉलर आए और उन्होंने कहा कि सर ये सुपरवाइज़र जो हैं वो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी और स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन में काम करवाना चाहते हैं। तो जब वो उनके साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ तो पता चला है कि उस सुपरवाइज़र ने उनको 3 बुक्स दी हैं, यानी कि 3 बुक्स फॉर रीडिंग बिफोर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक। यानी कि रिसर्च वो जो सुपरवाइज़र है उसने ख़ुद 3 किताबें दी हैं कि ये पहले पढ़ें और उसके बाद फाइनल करें कि रिसर्च टॉपिक आपका क्या होगा। और हमारे यहाँ जो है वो कोशिश ये की जाती है कि पूरे का पूरा वो रिसर्च वर्क हो जाए, तो उस वक्त तक जो है वो सुपरवाइज़र कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। बेसिकली सुपरवाइज़र जो है मैं समझता हूँ कि वो मेंटोर होता है, वो ऑन करता है एक स्टूडेंट को कि अच्छा वो मेरे पास आए और मैं उसको प्रॉपर गाइडलाइन दूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आसान लफ्ज़ों में, आसान लेवल के ऊपर स्टूडेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद यानी पहले उसका बेस कैंप जिसे कहते हैं ना वो सेट किया जाए और फिर उससे जो है ना वो रिसर्च की फील्ड में छोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होता है। स्टूडेंट्स आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये सर जितनी मुश्किल टर्म्स बोल रहे हैं हम एक एक करके इनसे पूछेंगे कि इनका आप हमें तफसीलन मतलब बताएं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर हमें ज़रा रिसर्च की टाइप्स बताएं, कितने टाइप्स की, कितनी इकसाम की रिसर्च होती है? अच्छा बिनियामिन साहब, यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च जो है ना, यानी कि यहाँ पर ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन सी आई कि हमने रिसर्च को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हमने कहा कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये तो मैं यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं उनको क्लियर कर दें कि ये बिल्कुल ये जो डिवीज़न है ये बिल्कुल गलत है। रिसर्च ना तो क्वांटिटेटिव होती है और ना ही क्वालिटेटिव होती है। रिसर्च जो है अगर उसकी टाइप्स देखी जाएँ तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है, वो डिस्क्रिप्टिव होती है, वो एक्सप्लेनेटरी होती है, वो एक्सप्लोरेटरी होती है। तो रिसर्च की टाइप्स बेसिकली ये हैं। अच्छा ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अच्छा ये जो गलती है ये फॉरेन स्कॉलर्स ने भी की है। जो आज से 20 साल पहले किताबें आई हैं उन्होंने भी लिखा क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, और वही रेप्लिकेशन यहाँ पर नॉलेज थर्ड वर्ल्ड में हुआ। तो अब उनको भी समझ लगी कि दीज आर अप्रोचेस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, यानी कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्वालिटेटिव हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो क्वालिटेटिव हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, यानी एनालिसिस। और इन दोनों की सूरत में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है वो क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि किसी क्या एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे ख़ास मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं और ख़ास मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस होते हैं, तो बिल्कुल यानी कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ही आपको गाइड कर रहा होता है कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कैसे होंगे। बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि जब आप रिसर्च क्वेश्चन पर होते हैं तो रिसर्च क्वेश्चन की डायरेक्शन आपको गाइड कर देती है कि भी आपका जो है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बाद आपका मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होगा। और जाहिर है कि ये जो रिसर्च क्वेश्चन है बिनियामिन साहब, ये जब तक आपका स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, जब तक आपका स्टूडेंट जो है लिटरेचर को एक्सप्लोर नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी जो है ना वो क्लैरिटी और दे दूँ कि हमारे यहाँ अभी तक ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर व्यू एंड रिव्यूइंग द लिटरेचर। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो रिव्यूइंग द लिटरेचर होता है बेसिकली वो रिसर्चर कर रहा होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट, how to collect the data for literature view, how to collect the data for theoretical perspective, how to write down these all things in your research project। तो उनको लिखना कैसे है, तरीक़ाकार क्या है, जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है इस बारे में
तो उसके लिए वो रिव्यूइंग द लिटरेचर कर रहा हो। जब वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में चीज़ें शामिल करता है थ्योरेटिकल लिटरेचर व्यू, तो वो जो लिटरेचर व्यू है बेसिकली फॉर रीडर्स होता है। उसको पढ़ने के बाद रीडर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो लिटरेचर व्यू फॉर रीडर्स एंड रिव्यूइंग द लिटरेचर जो है वो फॉर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ ऑफ अ रिसर्चर होता है। तो यानी कि मैंने कहा ना कि हमने चीज़ों को बहुत कंफ्यूज कर दिया। और दूसरी जो है, जब आप डिवीज़न एक और कर सकते हैं कि भाई एक एकेडमिक रिसर्च है जिसके ऊपर डिग्री अवार्ड होती है, और एक अप्लाइड रिसर्च है जो मार्केटर्स जो है या एडवर्टाइज़र जो है वो आपसे मांग रहा होता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो एडवर्टाइज़र है वो बेसिकली आपसे जस्ट फाइंडिंग्स क्लेम करता है, वो आपको कहता है मुझे फाइंडिंग्स दे दें। और उसमें जो अच्छा रिसर्चर होता है वो कोशिश करता है कि फाइंडिंग के साथ साथ उनको जो है ना वो प्रेडिक्शन भी प्रोवाइड कर दे, जो बेसिकली एडवर्टाइज़र की ख्वाहिश होती है। और मेरे ख्याल में मार्केट में हम जो हैं वो फाइंडिंग्स तो प्रोवाइड करते हैं, जैसे गैलप वाले बैठे हुए हैं, गैलप वाले डेटा कलेक्ट करते हैं और फाइंडिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद वो जो एडवर्टाइज़र है डिसाइड करता है, या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस तरह का एड कंस्ट्रक्ट करना है, या कैसे इस जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करना है। लेकिन जो है मिसिंग फैक्टर जो है ना वो प्रेडिक्टेबिलिटी है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इस लॉन्चिंग कैंपेन में कौन सा फैक्टर ऐड अप कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, और कौन सा फैक्टर माइनस कर दिया जाए तो इसका जो वो कह लें कि इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए जो है ना हम वो जो कह लें कि थोड़े से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट अप्लाई करके तो हम बता देते हैं मार्केटर्स को कि इस फैक्टर को बढ़ा दें तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए वो टेस्ट हैं, वो इंशाल्लाह जब हम टेस्टिंग पर जाएंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बाकी जो है जब हम एकेडमिक, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी डिस्कस कर दूँ कि आज का जो दौर आ गया है उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट रिसर्च में आते हैं, ख़ास तौर पर मीडिया रिसर्च की जब बात करते हैं, और एक सुपरवाइज़र के पास डजन्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, और मेरा ख्याल है कि एक सुपरवाइज़र उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता। और ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो ये तो कहता है कि भाई रिसर्च आनी चाहिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से, ताकि वो यूनिवर्सिटी को हम एवेल्यूएट कर लें रिसर्च की बेस के ऊपर। लेकिन जो है वो जो फैकल्टी एंड स्टूडेंट वाइज जो डिवीज़न है उसको जो है वो मॉनिटर नहीं करता, और किसी एक टीचर के पास जो है 15 रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं और किसी एक टीचर के पास 2-3 रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली बिन्यामिन साहब जब क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। सर हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ये गाइड करें कि ये जो हमने पूरा सिलेबस कवर करना है रिसर्च मैथडोलॉजी का इस पूरे प्रोग्राम में, उसमें हम क्या क्या चीज़ें चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, या स्टूडेंट्स को तफसीलन बता दें। देखिए मेरा तो यानी स्टार्ट से ये होता है कि रिसर्च को ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स सीखा भी जाए और किया भी जाए। और कोशिश ये होती है कि हमें ये जब एकेडमिक बात होती है तो स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, ये लिटरेचर रिव्यू का, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, ये रिसर्च डिज़ाइन या मेथडोलॉजी का है, ये फाइंडिंग एंड डेटा एनालिसिस है, ये डिस्कशन का चैप्टर है, और ये आपके कंक्लूजन वगैरह है। हम ये चैप्टर वाइज तो करेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम ये स्टूडेंट को बताएं कि हाउ टू राइट डाउन द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन, कि भाई इंट्रोडक्शन आपने लिखनी कैसे है। इसी तरह लिटरेचर व्यू है वो आपने लिखना कैसे है, वो उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, किन टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रख के वो जो है वो चीज़ें आपने लिखनी है।
और इसी तरह वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हम लिखते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देने का मतलब ये नहीं होता कि एक चैप्टर बना दिया जाए। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दिस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू योर रिसर्च टॉपिक। तो जब तक ये रेलिवेंस नहीं होगी और जो है वो उस वक्त तक जो है वो आपका वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का सिलेक्शन ही गलत होता है, ठीक है। आपको बेसिकली रेलिवेंस, इसी तरह जब रिसर्च मेथडोलॉजी में आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, आर्गूमेंटेटिव स्टाइल होते हैं कि वाई आई सेलेक्ट रिसर्च सर्वे मेथड। वो आप बताते हैं कि सर्वे मेथड क्यों मैंने चूज़ किया है, मैंने फोकस ग्रुप क्यों चूज़ किया है। उसमें आपने ये नहीं बताना होता कि व्हाट इज़ मेंट बाय फोकस ग्रुप या व्हाट इज़ मेंट बाय कंटेंट एनालिसिस। बेसिकली आप बता रहे होते हैं कि रिसर्चर जो है, जो रिसर्च कर रहा है, उसने कंटेंट एनालिसिस क्यों सिलेक्ट किया है, वो क्यों मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है इस रिसर्च में। तो फिर आप डिबेट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ रिसर्चर ने कंटेंट एनालिसिस यूज़ किया था, उसके ये रिज़ल्ट आए थे, उसमें ये कह लें कि डायरेक्शन निकली थी, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। या आप कहते हैं कि फ़लाँ रिसर्चर ने इन मेथड के ज़रिए इस फिनोमिनन को एक्सप्लोर कर लिया है, तो मैं जो हूँ इससे नई डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ज़रा मुख्तलिफ है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है तो हम एक्सप्लोर यानी कि बताते हैं। सर रियली इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, आपने हमारे साथ रहना है, हम आपको बहुत सी मुफीद मालूमात इस प्रोग्राम में देने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ हुआ है टाइम एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात चल रही थी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक की। आइए हम सर से मज़ीद बात करते हैं। सर, जैसे आपने फरमाया कि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर हम रिसर्च नहीं कर सकते। सर, एक हैपनिंग है वो बहुत बड़ी है, उसके ऊपर आपको चाहिए रिसर्च, कुछ फैक्ट्स चाहिए, आपको फैक्ट फाइंडिंग चाहिए कि ये हुआ क्यों या कैसे हुआ, ये इसके आफ्टर फैक्ट्स क्या होंगे। तो फिर इस सूरत में वो रिसर्चर क्या करेगा अगर किसी ने रिसर्च करनी इस टॉपिक पर? अच्छा बिन्यामीन, ये मैंने ये नहीं कहा कि वो आपने, यानी कि मेरा ये मकसद नहीं है कि आप ये समझें कि मैंने कहा है कि सोशल मीडिया पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आज कोई बम धमाका हो गया, ठीक है, अल्लाह ना करे। अब एक रिसर्चर कहता है कि भाई किस तरह इस वाक़ये को मुख्तलिफ चैनल्स ने पोर्ट्रेट किया, ठीक है। अब अगर इससे पहले बम धमाका नहीं हुआ, ठीक है, तो आप किस तरह ये बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि इसकी शिद्दत ज़्यादा थी, इसमें जो है वो कह लें कि इतना डैमेज हुआ है। यानी कि अगर आपके पास कंपैरिजन नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को नहीं बता सकेंगे। जब नई चीज़ होती है, हाँ ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो किस तरह, यानी कि सोशल मीडिया बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और जब ये किसी भी चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो आप समझ लें कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उससे आगे की तरफ बात हो रही होती है। यानी कि टेक्नोलॉजी हमेशा पहले आती है और उसका इम्पैक्ट जो है हमेशा बाद में टेस्ट होता है। इसी तरह अगर जब सोशल मीडिया आगे है तो इसका इम्पैक्ट के अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर ये मुख्तलिफ डायमेंशन में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। आप वो रोल चेक कर सकते हैं जिसका जो है वो दुनिया में कहीं ना कहीं एक आर्ट रिसर्च हो चुकी है। आप उसको देख के उसकी बेस के ऊपर जो है वो आगे बात बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जो सोशल मीडिया है उसका उस डायमेंशन में रोल चेक करने की तरफ चले जाएं जहां आपस में लिंक ही कोई नहीं बनता, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। सर, ये जो सोशल मीडिया है इसमें आप बहुत सारी आसानी ये आगे की डेटा कंपाइल करके आपको बता देता है कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट हमने की है, उसका आपने रीच चेक करनी है, उसमें ये चेक करना है कितने लोगों ने कमेंट किया है, किस तरह का कमेंट किया है, वो कंसोलिडेटेड डेटा आपके पास एक आ जाता है। ये रिसर्चर के लिए एक आसानी है भारत। इसमें जब हम कोई सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में, तो वो क्या उसमें कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीली आती है या वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अदरवाइज हम? बिन्यामीन, जब आप देखें डेटा अगर आ गया है आपके पास
और डेटा ने ये बता दिया है कि इस पोस्ट की एक्सेस जो है वो कितने लोगों तक है। ठीक है, रिसर्च करके ये बताया जाए, अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जिन तक ये एक्सेस है उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, वो पॉजिटिव चेंज था या नेगेटिव चेंज है। ये सोशल मीडिया या दुनिया का कोई भी मीडिया आपको ये डेटा कभी नहीं प्रोवाइड करेगा कि इसके यूज से ये नेगेटिविटी आई है। वो ये ज़रूर पोर्ट्रे करेगा कहीं ना कहीं अपनी वो वेबसाइट के ऊपर या जहाँ पर उसका होम पेज होगा कि ये इतने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। ठीक है, और कभी जो नेगेटिव साइड है, तो रिसर्चर बेसिकली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को एक्सप्लोर करता है। वो कोशिश ये की जाती है कि जो भी नई इनोवेशन आई है उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा रहे और नेगेटिविटी जो है वो कम से कम होती है। ये हम रिसर्च एथिक्स में चलेंगे इंशाल्लाह। ये रिसर्च एथिक्स का सर हमने स्टूडेंट्स को डिटेल में बताना है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है उसके कंधे पे बहुत एक बोझ होता है कि उसने न्यूट्रल जो रिजल्ट्स देने हैं, और अगर किसी जगह बायसनेस आ जाए तो उस रिसर्च के ऊपर अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो सारा बर्डन जो है वो सारा आप कह लें कि वो रिसर्चर के साथ रहता है। तो रिसर्च में एथिक्स बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है वो फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएंगे। सर ये हम जो बात कर रहे थे वो एकेडमिक रिसर्च की थी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इन एकेडमिक रिसर्च। अदरवाइज जो प्रोफेशनल लेवल पर रिसर्च होती है, या जो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी ब्रांड एक्टिवेशन के लिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जो रिसर्च करवाते हैं, क्या उनमें भी यही इसी तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? जी बिनियामिन, जो एकेडमिक रिसर्च है उसमें तो हम स्टूडेंट को कहते हैं कि ये चीज़ें लिखी जाएं। जो प्रोफेशनल रिसर्च है उसमें भी डोमेन तय होता है, उसमें भी टॉपिक को रिफाइन किया जाता है, उसमें भी इंट्रोडक्शन डिस्कस होती है, उसमें भी कुछ लिटरेचर जो है वो डिस्कस किया जाता है। लेकिन ये सारी लेवल, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस होती हैं, वो कोई हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट करके जो है वो ना तो एडवाइज़र चाहता है कि मुझे दिया जाए, और ना ही जो है वो रिसर्चर पर ये फोर्स किया जाता है कि वो उनको प्रोवाइड किया। रिसर्च उनको बताता है कि ये चीज़ें हैं इस डोमेन में, इस एंगल से जो है वो रिसर्च नहीं हुई, इससे पहले जिन लोगों ने रिसर्च की उनकी ये फाइंडिंग्स आई हैं, तो हम अगर इस पहलू में करें तो हम ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो नीचे क्यों है। ठीक है, और अगर वो उस पर इंटरेस्ट होगा कि भाई क्यों आई है, वो रीज़न भी बता दी जाएगी, और रिसर्चर जो है अगले यानी कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसको ये सुजेस्ट भी कर देता है कि ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई होगी, इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए फिर एक नेक्स्ट फेज की रिसर्च जो है वो की जाती है, और हमारा जो है यहाँ पर एडवर्टाइजर वो दोनों में इंटरेस्ट होता है। वो कहता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, और वो प्रॉब्लम उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिसर्च बेस्ड होती है। उसके बाद वो कहता है कि आप बताएं इसका प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन क्या है, तो फिर रिसर्चर जो अगली जो है वो, यानी हम कह सकते हैं कि रिसर्च सिलेक्शन ऑफ टॉपिक वो एकेडमिक हो या प्रोफेशनल लेवल की हो, उसमें जो मेथडोलॉजी है सेम है, लेकिन एकेडमिक में उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है 100%, और जो प्रोफेशनल है या अप्लाइड रिसर्च है उसमें उस तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, लेकिन 12 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल। सर थोड़ा सा ये रहनुमाई फरमाएं कि एक रिसर्च टॉपिक है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, इन तीनों में ज़रा स्टूडेंट की रहनुमाई फरमाएं, डिफरेंस क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है? अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नाम जो हैं वो मुख्तलिफ दिए गए हैं। और यहाँ थोड़ा सा ज़रा मैं अगर क्लियर कर दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो मैं ज़रा डिटेल से ज़रा बता दूँ कि हमारे यहाँ जो है वो कन्फ्यूजन जो पैदा की गई वो ये की गई, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसको जो है ना वो जो पैराडिम है उसके साथ जो है ना जोड़ दिया गया। पैराडिम से मुराद जो है कि भाई अ सेट ऑफ बिलीव्स शेयर्ड इन अ साइंटिफिक कम्युनिटी, और दुनिया में जो बड़ी पैराडिम जो है एक्सप्लोर हुई, जिनके ऊपर काम होता रहा और अभी भी हो रहा है, और उनके नीचे ही जो चीज़ों को देखा जा रहा है, यानी कि सोशल साइंसेस, जब बात हुई कि सोशल साइंसेस को भी उसी तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसी तरह वेरीफाई किया जा सकता है, उसी तरह टेस्ट किया जा सकता है जिस तरह नेचुरल साइंसेस को किया जाता है, तो इमर्जेंस ऑफ फर्स्ट पैराडिम जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, ये पॉजिटिविज्म आ गया। यानी कि पॉजिटिविज्म ये कहता है कि
नॉलेज जो होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा जो साइंटिफिकली प्रूव होगा। ठीक है, अब इसके नीचे यानी कि इसके नीचे, इस पैराडिम के नीचे कई थीरीज जो हैं, कभी सैकड़ों कभी हजारों, हर डिसिप्लिन में मुख्तलिफ, एक बहुत बड़ा पैराडिम है, उस अम्ब्रेला के नीचे कई डिसिप्लिन है। अब उस डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह की थीरीज हैं। ठीक है, तो लोगों ने पैराडिम को थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जोड़ने की कोशिश की, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ, पैराडिम एक मुख्तलिफ चीज़ है और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो मुख्तलिफ चीज़ है। सपोज दैट अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, मैथ कम्युनिकेशन में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है उसके नीचे अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आए हमारे पास, तो वो कह ले बुलेट थ्योरी था। बुलेट थ्योरी बिल्कुल इस तरह का कि मीडिया से कोई मैसेज जाता है तो उसका असर होता है। तो इसी तरह कह लें कि भाई सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ बड़ा गहरा लिंक है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो रिसर्च टॉपिक कभी भी रिफाइन है। तो जाहिर है कि भाई स्टूडेंट को चाहिए कि टॉपिक के साथ साथ, टॉपिक की सिलेक्शन के साथ साथ जिस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में उसने काम करना है वो भी उसका क्लियर हो, यानी कि जिस थीरी को उसने यूटिलाइज करना या जिस थीरी की मदद ले रहा है उसको भी उसको साथ साथ पढ़ना है कि ये उसकी रिसर्च टॉपिक के साथ किस तरह रिलेट कर। बिल्कुल ज़बरदस्त सर। अगर मैं हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज़रा रिकैप कर दें, समराइज़ कर दें, आपके जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, सर 1 मिनट में ज़रा रिकैप कर दें पूरे प्रोग्राम को। जी, पहले तो ये है कि जब हम टॉपिक को सिलेक्ट करें तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि पढ़ें जितना भी आप उसके ऊपर अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक जो कर रही थ्योरेटिकल जो उसकी थीरी कर रही है उस थीरी को बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ें। जब तक आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा आपका टॉपिक जो है रिफाइन नहीं होगा। अच्छा टॉपिक जो है उसमें 2 चीज़ें जो हैं हम कहते हैं कि वो होनी चाहिए। नंबर 1 उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, नंबर 2 उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के ऊपर असरअंदाज कर रही है, ये अच्छे टॉपिक के अंदर नज़र आता है। इसके अलावा जो बड़ी अहम चीज़ है कि आप समझते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो रिसर्चेबल है, ये आप इस तरह करें, अपना टॉपिक एक स्टेटमेंट बनाएं और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें और आप ये देखें कि ये कोई चीज़ आपको एड्रेस कर रही है, आप समझते हैं कि इस चीज़ से कुछ चीज़ें इंक्वायर हो रही हैं, तो आप अगर वो हो रही हैं तो फिर आप समझ लें कि आपका रिसर्च टॉपिक अच्छा है। नाज़रीन, आपने देखा कि सर अब्बास रशीद भट्ट साहब ने किस तरह आसानी के साथ आपको बता दिया कि रिसर्च टॉपिक क्या है, रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेहमान अब्बास रशीद भट्ट साहब को और अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।